तो सीटीपी में जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीन पियाजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग से पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित हम 20 प्रश्न इससे पहले डाल चुके हैं और फिर आज हम उससे संबंधित 20 प्रश्न और ले रहे हैं, ताकि इनसे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन रहे, हमारा टोटल का टोटल कंप्लीट हो जाए, अगर आप इन 40 प्रश्नों को देख लेते हैं तो। तो आइए 20 से 22 मिनट का फिर हम एक वीडियो देखते हैं, जो पहले हम देख चुके हैं जीन पियाजे पे, वाइगॉस्की पे और कोहलबर्ग पे, उससे कुछ अलग प्रश्न को लेके आज हम देख रहे हैं। शायद इसके बाद आपको इन तीनों मनोवैज्ञानिक पे प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनसे जुड़े हुए सारे प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अगले को भी फ़ायदा मिल सके। तो आइए अब पहले प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न है, विकास के किस अनुक्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमता जैसे कि ध्यान, ठीक है, ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, सृजनशीलता, तो से है। तो अब इसमें ऑप्शन है आपके सामने, संवेगात्मक अनुक्षेत्र, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, सामाजिक अनुक्षेत्र, शारीरिक अनुक्षेत्र। तो आप जब गौर करेंगे तो यहाँ पे एक साफ साफ एक शब्द आ रहा है, सृजनशीलता, और ये आपको मालूम है कि पियाजे से जुड़ा हुआ शब्द है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी दिया था, इसीलिए ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, स्मृति है, ध्यान है, समस्या समाधान है, कल्पना है या सृजनशीलता है, ये सब किससे जुड़ा हुआ है? पियाजे से जुड़ी हुई बातें हैं और ये संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र है, चूंकि पियाजे संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जो दूसरा प्रश्न है उस पे भी आप अपना भी थोड़ा विचार देखें, क्वेश्चन पढ़ें और देखें, पॉज करके पहले आप पढ़ लें। तो देखिए, सना ने अपने कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। अब देख लें, ऐसा प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं कि कोई आदमी पहले बॉल फेंकना सीख लेता है कलम पकड़ने से पहले या कलम चलाने से पहले। तो इसमें हम इससे पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, वैसा ही प्रश्न है यहाँ कि सना ने क्या किया, कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख जाती है। तो ये कौन से विकास है इसमें? तो देखिए, विकास जो होता है, विकास दो तरह से होता है। एक होता है शीर्षगामी विकास, ये हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ विकास आता है, और दूसरा होता है अधोगामी विकास। तो अधोगामी विकास जो होता है, इसमें क्या होता है कि विकास केंद्र से परिधि की ओर चलता है, मतलब हमारे मध्य से, रीढ़ से लेकर के पूरे चारों तरफ की ओर, धीरे धीरे चारों तरफ की ओर बढ़ता है। तो जब हम अधोगामी विकास को देखेंगे तो उंगली से पहले हमारे बाँह में ताकत आ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास, यहाँ जो अधोगामी विकास है उसी को कहते हैं विकास की दिशा निकट से दूरस्थ, है ना, मध्य से दूर की ओर, मतलब मध्य से परिधि की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा? विकास की दिशा निकट से दूरस्थ है। अब आते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि प्रश्न संख्या 2 जो है उसका क्या आंसर होगा? विकास की दिशा निकट से दूरस्थ की ओर, ये अधोगामी विकास के से संबंधित हुआ। अब आता है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न को आप देख रहे हैं कि बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? अब देख लीजिए, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि विकास किसका परिणाम है? तो केवल आनुवांशिकता का? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि विकास सिर्फ आनुवांशिकता का परिणाम हो। केवल वातावरण का? ये भी नहीं हो सकता है। विद्यालय और शिक्षा का? ये भी नहीं हो सकता है। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का? तो आपको इस चारों ऑप्शन को देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा हो रहा है। ये सरासर तीनों जो है ऊपर से, ये तो होगा नहीं, ये इसका आंसर चौथा होगा कि आनुवांशिकता और वातावरण, विकास जो प्रभावित होता है वो दोनों से होता है, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण। तो आइए चौथे प्रश्न पे आते हैं। अगर अब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर भी करें। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन सा कारक प्राथमिक समाजीकरण का नहीं है? देखिए, हम इससे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं आपको कि प्राथमिक समाजीकरण जो होता है वो क्या होता है। प्राथमिक समाजीकरण की जो भी मतलब यूनिट है वो है हमारा परिवार, है ना, हमारा परिवार या आस पड़ोस, वो हमारा, या फिर हमारे जो हमजोली हैं, जो हमारे साथी हैं, वो हमारा प्राथमिक समाजीकरण का यूनिट है। तो इसमें कौन सा कारक नहीं है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो देखिए कौन सा हो गया, तो यकीनन परिवार तो है, आस पड़ोस भी प्राथमिक समाजीकरण का कारण है, और समवयस्क मतलब जो हमारे हमजोली, तो सरकार नहीं है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सरकार, क्योंकि यहाँ नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ भी क्लियर हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अच्छा, ये हाइंस वाली कहानी के बारे में बोल रहा है कि हाइंस की दुविधा, मेरा वीडियो आप देखे होंगे कि नैतिक विकास पे हमने अपना एक वीडियो बनाया था, उसमें हाइंस की कहानी आती है कि हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने विकास की किन विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया। तो देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग, जैसे ही कोलबर्ग का नाम है तो लॉरेंस कोलबर्ग मतलब ये नैतिकता से जुड़े हुए हैं, है ना। वाइगॉस्की का नाम आया तो सामाजिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ, और प्याजे का नाम आया तो समझ लीजिए संज्ञानात्मक से जुड़ा हुआ। तो ये तीनों को एकदम आप याद रखें। यहाँ पे लॉरेंस कोलबर्ग साफ है, सामाजिक विकास रहता तो कौन हो जाता, वाइगॉस्की हो जाता। मनोवैज्ञानिक विकास होता तो यहाँ पे साफ है कोलबर्ग किससे है जुड़ा हुआ, नैतिक विकास से। तो इसमें हमारे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस पे हमारा वीडियो भी है जो आप देख सकते हैं। तो कौन सा हो गया, नैतिक विकास, कोलबर्ग। अब आइए छठा प्रश्न। छठा प्रश्न मुझे क्या कहता है, आप भी अपने से पढ़ें कि 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत करती है। मतलब माप में उसका रेडियस भी माप रही होगी, मतलब जो उसकी परिधि है उसके हिसाब से वो उसको अरेंज कर रही है। उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्र किया, मतलब कई तरह के बटन रहे होंगे, कोई इस साइज़ के रहे होंगे, कोई बड़े रहे होंगे, तो उनके साइज़ के आधार पर उसने अलग अलग किया बटन को, है ना, कई तरह के बटन रहे होंगे। चलिए, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। अब सब साइज़ का बटन अलग अलग छांट लिया। अब उनमें छेद भी कभी कभी देखते होंगे कि यही साइज़ का 4 बटन मान लिया मिल गया, तो उसमें इसमें 3 छेद है ना, और किसी में सेम साइज़ में 2 छेद है, तो फिर इन दोनों को भी उसने अलग किया। जैसे बड़ा वाले में किसी में 4 छेद है और किसी में 2 छेद है, तो फिर 2 छेद वाले को अलग किया। तो इस तरह से क्या किया, छेद के आधार पर भी उसने अलग किया, तो दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पे, तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि पूर्व संज्ञानात्मक, अमूर्त संज्ञानात्मक, मूर्त संज्ञानात्मक, असंवेदी गामक। तो ये जो होता है सबसे पहला स्टेज होता है, सबसे पहला आप जान रहे होंगे कौन होता है, संवेदी गामक होता है पहला। तो संवेदी गामक में तो बच्चे को इतनी अकल ही नहीं होता है कि वो साइज वाइज को समझ सके, है ना। दूसरा होता है पूर्व संज्ञानात्मक। पूर्व संज्ञानात्मक में भी बच्चा हर चीज़ को नहीं समझ, क्रमबद्धता को तो नहीं समझ पाता है कि किसका साइज़ कितना बड़ा है, किस में कितना छेद है, ये वो नहीं समझ पाएगा पूर्व संज्ञानात्मक में। तो इसका मतलब हो गया कि वो मूर्त संज्ञानात्मक में इस चीज़ों को समझ जाएगा। जब बच्चा 7 साल से ऊपर का होता है ना, तो वो समझ जाता है कि इसमें कितना, इसका साइज़ क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, और इसमें कितना छेद है, ये सब वो आसानी से गिन सकता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, आप समझ गए होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा मूर्त संज्ञानात्मक। मूर्त संज्ञानात्मक इस स्टेज में जो भी है, मतलब आप कह सकते हैं कि बच्चों में संख्या का ज्ञान आ जाता है, साइज का ज्ञान आ जाता है। तो चलिए अब 7वें प्रश्न पे चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर अब भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर इसे एक बार सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न कह रहा है कि जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं। देखिए, जब समाहित कर लेते हैं मतलब जो स्कीमा, जो नॉलेज हमारे पास है उसी में लेकर के जोड़ लिया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आत्मसातीकरण कहते हैं। कि जो स्कीमा हमारे पास मौजूद है और जो अब हमें कोई नया अनुभव मिला उसको अपने स्कीमा में ला करके समाहित कर लिए, तो इसको आत्मसातीकरण कहते हैं। और समायोजन किसको कहते हैं, दो चीज़ होता है स्कीमा में, आत्मसातीकरण और समायोजन। समायोजन का मतलब होता है कि हमें हमारे पास जो बंडल ऑफ नॉलेज है या हमारे पास जो स्कीमा है उसमें कुछ बदलाव लाना पड़े, हमें समायोजन करना पड़े। कोई नई चीज़ को लाने के लिए हमारे पुराने नॉलेज में हमें कुछ न कुछ बदलाव करना पड़े कि ताकि हमारा नया नॉलेज इसमें जुड़ जाए। तो जब समायोजन करना पड़ता है तो उस वक्त हमें कुछ न कुछ स्कीमा में बदलाव लाना पड़ता है। आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि जो अनुभव है हमारे पास, जो वर्तमान अनुभव है उसी में किसी तरह से एडजस्ट कर देना कोई नए नॉलेज को, तो उसको कहते हैं आत्मसातीकरण। तो यहाँ पे बोल रहा है जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, तो समाहित करते हैं तो इसमें पुराने नॉलेज में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं आत्मसातीकरण। अगला आता है, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो अभी हमने बताया जस्ट ऊपर कि लेव वाइगोस्की, जैसे हमने क्या बताया था कि कोहलबर्ग रहे तो नैतिक, प्याजे रहे तो संज्ञानात्मक, और लेव वाइगोस्की रहे तो सामाजिक और सांस्कृतिक।
तो यहाँ आप ढूंढिए सामाजिक और सांस्कृतिक है, सीधा कह रहा है कि लेव वैज्ञानिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सामाजिक और सांस्कृतिक कहा जाता है। तो चलिए इस पे कोई ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम आगे बढ़ते हैं। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास निकट दूरस्थ क्षेत्र, मतलब विकास में वो कहाँ तक पहुँच सकता है, उसी को हम लोग ZPD कहते हैं। कोई व्यक्ति अपने विकास में कहाँ तक पहुँच सकता है, जैसे अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम अपने से दें तो हो सकता है कि आपको 80 नंबर आए, लेकिन जब आप किसी टीचर की सहायता लेकर के दें तो हो सकता है आपको 95 नंबर आए। तो आपका जो ZPD हुआ वो 95 नंबर हुआ, मतलब आपको थोड़ी सी सहायता दी जाए तो आप में वो क्षमता है कि आप 95 नंबर तक पहुँच जाए। लेकिन कब? जब कोई आपको पीछे से मदद करेगा तब 95 तक पहुँचेंगे। बिना मदद के आप 80 तक पहुँच रहे हैं। अगर हो सकता है कि आप बिना मदद के 95 तक पहुँच रहे हैं, तो जब कोई टीचर आपको मदद कर देगा तो हो सकता है कि आप 95 से क्रॉस करके 105 तक चले जाएँ। तो ये जो 105 है ये आपका ZPD हुआ, मतलब 95 से 105 के बीच की जो दूरी है। तो ये दूरी आप कैसे तय किए? ये दूरी आप तय किए किसी की मदद से, और जब हम लोग किसी की मदद लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्कैफफोल्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैफोल्डिंग, मतलब विद्यार्थी उसके विकास के निकट दूरस्थ क्षेत्र पर पहुंचने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है। तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? तो समझ गए होंगे कि अपने स्कैफोल्डिंग ZBT तक पहुंचने के लिए जो भी मदद मिल रहा है, सीधा सी बात है स्कैफोल्डिंग। अब प्रश्न आता है, एक प्रगतिशील कक्षा में, देखिए प्रगतिशील कक्षा का मतलब समझ सकते हैं कि जहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, जहाँ बच्चे में प्रोग्रेस हो रहा हो, जो क्लास एक अच्छे तरीके से लग रहा हो कि इसमें बच्चे कुछ सीख रहे हैं। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? तो देखिए, शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है। यकीनन पाठ्य पुस्तक केंद्रित जो कक्षा रहेगी वो प्रगतिशील नहीं हो सकती है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक कक्षा नहीं होनी चाहिए। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। परीक्षा पे बल देना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देना चाहिए। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अध्यापक दंड, और देखिए दंड और पुरस्कार की बात आए तो ये तो साफ साफ गलत आ जाएगा, वो प्रगतिशील कक्षा नहीं होगी। मतलब जहाँ विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हो, ये पियाजे ने भी कहा था एक्टिव लर्निंग, तो सक्रिय भूमिका निभाता हो तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रगतिशील कक्षा। तो समझ गए होंगे यहाँ। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? देखिए, जब आप भी एक ही क्वेश्चन को हल करने के लिए कई तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी सोच ब्रॉड है, आपकी सोच फैली हुई है। तो उसी को हम लोग कहते हैं अपसारी थिंकिंग, है ना, डाइवर्जिंग। तो चलिए अपसारी थिंकिंग। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के दूसरे स्तर, देखिए दूसरा स्तर है ना, पारंपरिक नैतिकता। एक होता है, देखिए कोहलबर्ग के जो 3 स्तर हैं, एक है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक है ना, उससे पहले आप लगा दीजिए पूर्व पारंपरिक। और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं पारंपरिक नैतिकता। तो पारंपरिक नैतिकता पे कई बार हम, इससे पहले वाले वीडियो में भी कई बार हम लोग बोले हैं कि उसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की आता है और एक सामाजिक सामाजिक समझौता या सामाजिक विन्यास करके आता है। तो ये दोनों उसमें आता है। तो यहाँ बोल रहा है कि दूसरी अवस्था, तो दूसरी अवस्था वही होता है सामाजिक समझौता और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। ये ठीक है, क्योंकि कानून आदेश पाल नहीं, आज्ञा पालन और दंड, ये सब पहला का है, ये पहला का है ना, पूर्व पारंपरिक का है। तो ये सब पहला का है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की ये है पारंपरिक नैतिकता का, और सामाजिक समझौता और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। लेकिन यहाँ पे उसका दूसरा चरण पूछ रहा है। तो पारंपरिक के नैतिकता का जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की है ये है पहला चरण, ये है पहला चरण, और दूसरा चरण ये है। तो ये हमारा आंसर यहाँ, चूंकि दूसरा चरण पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा? सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास, ये है दूसरा चरण। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का वीडियो है मेरा, आप उसे देख सकते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखिए कि कोहलबर्ग के जो सिद्धांत हैं उसमें 3 स्तर दिए गए हैं। 3 स्तर में पहला है क्या? पूर्व पारंपरिक, है ना, पूर्व पारंपरिक, दूसरा है पारंपरिक और तीसरा है उत्तर पारंपरिक। एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य, देखिए रचनावादी का जैसे नाम आए तो समझ जाइए पियाजे को रचनावादी कहा जाता है, ये चीज़ आप जान रहे होंगे। पियाजे जो है वो रचनावादी है। रचनावादी कहता है कि अनुभव से, है ना, या संज्ञान से बच्चों में नॉलेज आता है।
बच्चा मतलब खुद करके सीखता है, अनुभव से सीखता है, तो उसी को कहते हैं रचनावादी। तो परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में और सब जीव के रूप में, है ना? अपने पर्यावरण को समझने की जिज्ञासा लिए हुए, एकदम यही सही होगा, क्योंकि पर्यावरण को वो खुद समझने की कोशिश करता है, संज्ञानात्मक विकास की बात करता है पियाजे। तो यहाँ भी वही होगा, अपने पर्यावरण को समझने की जिज्ञासा लिए हुए। एक रचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? देखिए, रचनावादी आया मतलब पियाजे, समझ रहे हैं? तो पियाजे किन चीज़ों पे बात किया? साइंटिफिक चीज़ों पे बात किया, सृजनात्मक चीज़ों पे बात किया और निर्माणात्मक चीज़ों पे बात किया। तो यहाँ इसका यही होगा, निर्माणात्मक आकलन। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा, देखिए वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझने की असमर्थता, मतलब वो नहीं समझ पा रहा है, के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? जब वो परिवेश को नहीं समझ पाता है तो एक नया स्कीमा बनेगा, समझ रहे हैं? जैसे अगर कोई बच्चा अभी तक सिर्फ बिल्ली देखा है और नया कुत्ता देख लेगा, तो कुत्ता को भी वो क्या कहेगा? बिल्ली ही कहेगा, कुत्ता को समझ नहीं पाएगा। तो उसको नए तरीके से ढालने के लिए क्या करना होगा उसे, कि समायोजन करना पड़ेगा या संगठन करना पड़ेगा। तो उसे संगठन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि उसके पास एक नया नॉलेज आया, तो वो संगठन किया, मतलब एक स्कीमा आया उसके पास, तो एक नया स्कीमा आया, एक नॉलेज का बंडल, एक नया नॉलेज का बंडल लेना पड़ेगा उसे। और समर्थ है समझने में, तो उसे एक नया नॉलेज का बंडल लेना पड़ेगा जो स्कीमा होता है। तो स्कीमा ही क्या है? संगठन है। पियाजे के अनुसार कौन सा संपर्क रूपरेखा है जो सूचना को संगठित और निर्वाचन करता है? तो जानते हैं हम लोग स्कीमा। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो रटन और अभ्यास द्वारा, ये तो सरासर गलत तीसरा हो गया, है ना? प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, विषय वस्तु का विद्यार्थी के जीवन से संबंध स्थापित कर। जैसे ही एकदम इस चीज़ को एकदम याद रखिएगा कि अधिगम को बढ़ावा देना, अगर विषय वस्तु, बच्चे के विषय वस्तु में अधिगम को बढ़ावा देने की बात कह रहा है, तो ये एकदम साफ याद रखिए कि उसे हमें उसके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को दिखाना पड़ेगा सिलेबस में, तभी वो क्या होगा आगे की तरफ, या वो काफ़ी एक्टिव होकर पढ़ेगा। तो या उसको सीखने में मज़ा भी आएगा। तो इसका आंसर यही होगा, विषय वस्तु का विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त है? देखिए, फिर रचनावादी आया। रचनावादी का मतलब पियाजे। तो पियाजे ने क्या कहा कि बच्चे अपने से सीखते हैं। तो या तो अपने से कैसे सीखें? अनुभव हासिल करके, प्रयोग करके, या बहुत सारे लोगों से मिल करके। तो वो अनुभव जहाँ जहाँ से उसे मिले, लेकिन वो उसमें रटंत की बात नहीं कही गई है। तो ये रटने की जैसी ही बात आए शिक्षा में, अधिगम में, तो उसे आप ऐसे भी कट कर दीजिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं की बात हो रही है, रचनावादी नहीं। बोला, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? तो रटंत विद्या। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो देखिए, लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक है कि नहीं है? तो सांस्कृतिक उपकरण महत्व उसी पे देगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं, स्कीमा के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि जीन पियाजे ने जो भी संज्ञानात्मक संरचना है उसको किसके रूप में प्रदर्शित किया या वर्णित किया? स्कीमा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगर मेरा पिछला वीडियो भी 20 प्रश्न का आप देखे हुए हैं, तो आपका उम्मीद है कि अब जीन पियाजे, वाइगोस्की या फिर कोहलबर्ग से प्रश्न छूटने की संभावना नहीं है। और है, अतः आप इन 20 वीडियो के साथ साथ मेरा पिछला 20 प्रश्नों के साथ साथ मेरा पिछला वीडियो भी आप देख लें, जहाँ भी 20 प्रश्न दिए गए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।